अनुच्छेद 30 पर हमें चलना था। अनुच्छेद 29 तक हमने कर लिया है, तो आपको अनुच्छेद 29 तक रिवीजन करके रखना है। आज हमको अनुच्छेद 30 पर चलना है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, क्या लिखा है इसमें? अच्छा, तो आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 पर आज हमको चलना है। और आज हम फंडामेंटल राइट खत्म कर लेंगे। कल हम फंडामेंटल राइट का 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कम से कम। प्रीवियस ईयर में आया हुआ सारे क्वेश्चन का कल हम लोग प्रैक्टिस मारेंगे। आज हम लोग खत्म करेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार खत्म करेंगे। संडे को आई होप सो कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, जहां पर हम लोग नागरिकता, एक चैप्टर सिटीजनशिप है जो एक ही दिन का है, 3 घंटे लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो संडे को हम लोग सिटीजनशिप खत्म करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आगे को चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 30 दो बात कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई, उन्हें मनुकुल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। और दूसरा है, यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। यानी सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या शिक्षा या भाषाई, यानी इसकी पहली जो लाइन बोलती है कि सभी अल्पसंख्यक को, अब वो जो अल्पसंख्यक हैं, अब वो अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो और चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो। पहले आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहली लाइन ये बोलता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनको उनके मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। यानी इनके अनुकूल शिक्षा संस्था, अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है। संस्था बना बनाने का अधिकार है, ठीक है। और दूसरी इसका जो लाइन बोलता है वो क्या बोलता है कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण किया जाता है, आपको पता ही है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 29 से हम लोगों ने शुरू किया है और 30 पर हम लोग चल रहे हैं। तो पहला लाइन क्या है कि जितना भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषाई रूप से है या धार्मिक रूप से है, उनको अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार होगा। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही होगी बालक तथा बालिकाओं। अब दूसरी लाइन क्या है? तो दूसरी लाइन ये है कि यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, यानी दूसरी लाइन ये बोलता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण किया जाता है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण होता है, तो सरकार उनको मुआवजा प्रदान कराएगी। यानी सरकार मुआवजा प्रदान करेगी और वो जो मुआवजा प्रदान करेगी वो बाजार मूल्य पर होगा, ठीक, मूल्य पर होगा। इसका मतलब समझते हैं ध्यान से। उसके बाद आर्टिकल 30 में कुछ और बातों को समझेंगे कि 1992 में, पहले लिख लीजिए आप जितना भी पॉइंट इसमें लिखना है, 1992 में एक बनाया गया अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ठीक, 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया और उस अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत किनको किनको अल्पसंख्यक माना गया और कौन अल्पसंख्यक होगा। तो राष्ट्रपति ने 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक माना। कौन कौन सा? पहला कौन है? मुस्लिम, मैं समझाता हूं, पहले मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा सिख, तीसरा कौन? ईसाई, चौथा कौन? बौद्ध, पांचवा कौन? पारसी, छूट गया कौन सा? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और कौन है? जैन। हाँ, एक और है जैन, ठीक। इन 6 को अल्पसंख्यक माना, ठीक। अब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का 2 क्राइटेरिया इन्होंने दिया। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मैं समझाता हूँ एक एक चीज, लेकिन पहले आप लिख लीजिए। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था कौन होंगे, ठीक। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था कौन होगा? शिक्षा संस्था कौन? तो पहली लाइन होना चाहिए
कि उसका जो निर्माण किया होना चाहिए वो कोई अल्पसंख्यक या किसी अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया गया हो, अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया गया हो, के द्वारा स्थापित किया गया हो। और दूसरा कौन होगा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था? तो पहला अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया गया हो, और दूसरा उसकी क्या खास बात है कि जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए ही कार्य करता हो, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए कार्य करता हो। ठीक, ये मैंने आपको आपके सामने आर्टिकल 30 के बारे में सब कुछ लिख दिया है। अब आर्टिकल 30 के बारे में जो मैंने लिख दिया है उसको बात पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 32 पर, क्योंकि 31 तो फंडामेंटल राइट नहीं। क्या मैसेज है इसमें? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? करें, नहीं दिखाई दे रहा है भैया? अपने आंखों से, नेत्रिकाओं से, नेत्रों से, चक्षुओं से देख, दिखाई देगा, उसमें मेरी कदापि कोई गलती नहीं है। क्या लिखा इसमें? ओ गॉड। अच्छा सर, थोड़ा ध्यान दे दिया करिए। अच्छा, हम यहाँ पढ़ाने आए कि तुम्हारा ध्यान देने आए हैं खुशबू श्रीवास्तव? ये बताओ। उसके बाद क्या लिखा है? क्लियर नहीं दिख रहा है, यू आर आउट ऑफ एरिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, कैमरा ठीक करिए। क्या इतनी समस्या आ रही क्या? एक बार देखते हाल जी, क्या बहुत क्लियर समस्या आ रही क्या, बहुत ज्यादा दिखने में, या फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखिए एक बार। हाँ एक बार, एक बार फुल करिए, एक बार मैं देखूं कितना दिख रहा है। हाँ करिए एक बार फुल। दिख तो रहा है जी, यहाँ से तो दिख रहा है सब कुछ, यहाँ से दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई देगा? अच्छा ये थोड़ा सा कट रहा है ना? हाँ ये थोड़ा सा कट रहा है, ये थोड़ा सा कट रहा है, नहीं कटेगा, चिंता नहीं करो। एक मिनट, ठीक है, मैं इसको बोल दूंगा, चिंता मत, इसको बोल दूंगा। अभी बस अभी कमेंट कर, एक बार देखें इन लोग का, अब दिख रहा है? एक बार आप मैसेज करिए, क्लियर दिख रहा है या सुनाई दे रहा है? क्लियर दिख थोड़ा बहुत जो रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं वो बताओ, बताइए एक बार, क्या सुनाई दे रहा है आपको? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दिखाइए इनका मैसेज, एक बार इनका मैसेज दिखाइए। सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, पूरा बाढ़ आ गई है यस सर की, सही तो है, इसका मतलब सही चल रहा है, सुनाई दे रहा है बट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूरबीन से पढ़ाएं अब यहाँ। देखो अब ध्यान से देखो एकदम, हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ बस ठीक है। अब देखो सबसे पहले आर्टिकल 30 क्या है या आर्टिकल 30 क्या कहता है। अब पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो लिखा गया है वो मैं बोल रहा हूँ ना, अब यहाँ दूरबीन से ट्रिक किया जाए क्या? अब देखो आर्टिकल 30 का मतलब क्या है, आर्टिकल 30 किसके बारे में कहता है? कोई भी अननेसेसरी कोई मैसेज करेगा निहाल जी उसको ब्लॉक मार दीजिए, यहाँ पे मतलब कहने का है कि उसको लीव कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है, पहले उसको ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से। अब आर्टिकल 30 में ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो होंगे, अब वो अल्पसंख्यक का आधार कोई भी हो सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो। मतलब क्या है? मतलब ऐसे है कि आपको पता है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में हु इज द माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी कौन है या अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटी से कहा जाएगा। यानी हम माइनॉरिटीज किसको कहेंगे कि हु इज माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक कौन है। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि अल्पसंख्यक कौन है या माइनॉरिटी कौन है, इस बात को समझना होगा कि भारत के संविधान के अनुसार कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको हम माइनॉरिटी कहेंगे। क्या संविधान में माइनॉरिटी की एग्जैक्ट या जो अल्पसंख्यक है क्या उसकी पूर्ण रूप से परिभाषा दी गई है? नहीं, वहां पर सिर्फ एक शब्द कहा गया है माइनॉरिटी, और वो जो अल्पसंख्यक कहा जाए गया है उसका दो आधार बताया गया है, पहला आधार धार्मिक और दूसरा आधार भाषाई। मैंने जाति नहीं कहा, धर्म और जाति में बहुत बड़ा अंतर है। धार्मिक आधार का मतलब ये होता है कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग कम रहते हैं, भाषाई आधार का मतलब होता है कि एक विशेष भाषा को मानने वाले लोग कम रहते हैं। जैसे ऐसे तुम समझ लो कि भारत में हिंदी जो है वो बहुत ही प्रचलित भाषा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू हिंदी जो कन्नड़ है वो उतना ज्यादा लोग नहीं बोलता है।
तो भाषा के आधार पर भी क्या हो सकता है, जैसे आपको पता है कि आंध्रा और तेलंगाना के अलग होने का कारण ही क्या था, लैंग्वेज था, भाषा था। तो भारत जैसे देश में विविध प्रकार की भाषाएं हैं और भारत जैसे देश में विविध प्रकार के धर्म हैं। तो आर्टिकल 30 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान या हम कैसे संरक्षण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जितना भी अल्पसंख्यक लोग होगा, अब वो अल्पसंख्यक या तो धार्मिक आधार पर हो सकता है या भाषाई आधार पर होगा, अभी हम समझेंगे कौन से आधार पर भारत में है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, यानी संविधान क्या कहता है। तो संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक कौन है, उसका दो आधार होता है। पहला आधार उसका ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द सेकंड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजन, यानी अल्पसंख्यक हु इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है, संविधान किसको माइनॉरिटी कहता है या अल्पसंख्यक किसको कहता है। अल्पसंख्यक जो है वो दो ही हो सकता है, पहला धार्मिक आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है, दूसरा भाषाई आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है। जैसे तुम ऐसे समझ लो, जैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही प्रचलित भाषा है, लेकिन क्या संस्कृत इन कंपैरिजन टू हिंदी उतनी बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। क्या कन्नड़ उतना बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। या तमिल बोला जाता है, नहीं, इन कंपैरिजन टू हिंदी कम बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कंपेरेटिवली बहुत कम बोली जाती हैं, उनके जनसंख्या कम। तो अगर उनकी जनसंख्या कम है, तो जब भारत आजाद हुआ तो उस आजाद होने के बाद दो रास्ते थे लोगों के पास, जितना भी लोग था दो रास्ते थे। जितना मुस्लिम या फिर आप ऐसे समझ लो कि जितना अ, मुस्लिम समाज था उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान जाते या तो भारत रहते। या फिर यहाँ पे भाषाई आधार पर ही बहुत लोग एक नहीं हो रहा था, सरदार पटेल ने सबको एक किया, मतलब पटेल जी ने सबको एक किया। तो वहां पर क्या सब एक हो रहा था, नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग भाषा थी, उनकी अलग अलग संस्कृति और उनकी अलग अलग धर्म थे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी साथ कोलैबोरेशन करने में, सबको एक साथ जोड़ के रखने में। चुपचाप ध्यान से यहाँ पर समझो, कुछ भी कमेंट मत करो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चुपचाप केवल सुनो। तो अल्पसंख्यक का दो आधार कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, जो पहला है वो है धार्मिक और जो दूसरा है वो है भाषाई। इसका मतलब धार्मिक आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है और भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दो ही आधार है। अब जो भी अल्पसंख्यक होंगे, चाहे उनका आधार धार्मिक होगा चाहे उनका आधार भाषाई होगा, उनको अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार होगा। अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार होगा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम समाज है, वो रिलीजन से बहुत ही कम है, तो वो अपनी अलग से मदरसा बना सकते हैं। ये बात को समझ लो। अभी हमने कल क्या कहा था कि राज्य के किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार का धर्म से संबंधित मुद्दा नहीं पढ़ाया जा सकता है। हमने कल समझा था, आर्टिकल 28 में ही हमने समझा था। अभी हमने क्या समझा कि जितना भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे, अभी हम समझेंगे कौन कौन माइनॉरिटीज में है, लेकिन जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार रखता है। मतलब क्या है कि उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनकी संख्या बहुत कम है तो क्या होगा, अगर सबको समान अधिकार दे दिया जाएगा तो वहां पर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे जाएंगे और जिनकी संख्या कम है वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई रूप से उनको अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया जा सकता है, जामिया मिलिया को फॉर्म किया जा सकता है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया जा सकता है। इन सभी यूनिवर्सिटी का जो आधार है वो क्या है, रिलीजन है, धर्म है। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कदापि ये मतलब नहीं है कि वहां पर माइनॉरिटीज नहीं जा सकते हैं, लेकिन एएमयू का बिल्कुल मतलब है कि वहां पर मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होती है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू केवल एक शब्द है, वहां ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल हिंदू ही पढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखना। या फिर मदन मोहन मालवीय ट्रिपल एम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर सिर्फ हिंदू ही रहता है। लेकिन अल्पसंख्यक जितने भी शिक्षा संस्थान होंगे उनके लिए विशेष छूट देता है आपका संविधान, आर्टिकल 30। यानी क्या बोलता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक और भाषाई रूप से अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो उनको उनके शिक्षा संस्था उनके अनुकूल बनाने का उनके पास अधिकार है। ठीक, यानी वो अपनी शिक्षा संस्था अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब दूसरा ऐसे समझ लो कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण हो तो सरकार मुआवजा प्रदान करेगी। दूसरी लाइन ये कहता है, दूसरी लाइन को समझते हैं, पहली लाइन समझ में आ गया होगा, दूसरी लाइन को समझो। यानी अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्था होगी उनका जब अधिग्रहण होगा तो सरकार मुआवजा प्रदान करेगी। मतलब एक बात ध्यान से सुनो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि मान लो कि कहीं पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक रोड का काम चल रहा है और उस रोड में क्या होता है कि एक मदरसा बीच में आ जाता है और वो मदरसा भी बीच में आ जाता है और आगे चल करके एक विद्यालय राज्य का बीच में आ जाता है या मंदिर बीच में आ जाता है।
तो आप एक बात को समझिए कि क्या वहां पर विकास के लिए सबको हटाया जा सकता है? जी, सबको हटाया जा सकता है। लेकिन एक मदरसे के लिए अगर भारत सरकार ये बात बोले कि उसका मान लो मार्केट मूल्य ये है कि 5 लाख रुपए वहां पर एक बिस्सा जमीन या जितना भी चलता हो, जो भी उसका यूनिट चलता हो, जितना भी जमीन का, मान लो 10 एकड़ जमीन का 5 लाख रुपए लग रहा है, तो बाजार मूल्य पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितना भी वहां पर क्या होगा, मदरसा होगा या जितना भी माइनॉरिटीज का होगा, वहां पर सरकार बाध्य है इसलिए कि उनको उनके बाजार मूल्य पर मुआवजा देगी। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कोई है वहां पर वहां पर अधिग्रहण करना चाहता है सरकार, उनकी जमीन का अधिग्रहण करना चाहता है, तो अगर अधिग्रहण करेगा तो ऐसे अधिग्रहण नहीं कर सकता, बाजार मूल्य पर उसको रेट चुकाना होगा, तब अधिग्रहण कर पाएगा। तो सर क्या मंदिर का या फिर ऐसे कोई जो मेजोरिटीज के लिए बना हो, केवल हिंदुओं के लिए बना हो ऐसे स्कूल, तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आदित्यनाथ योगी की सरकार होगी तो दे देगी, किसी और की सरकार होगी तो नहीं देगी, हो सकता है की सरकार भी ना दे। तो कहने का मतलब यह है कि मेजोरिटी में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, 1% जरूरी नहीं है कि सरकार वहां पर मुआवजा दे। अब वो मुआवजे के तौर पर पे 10 रुपए भी दे सकता है, 5 रुपए भी दे सकता है, लेकिन किसको? मेजोरिटी पे। एक को वो 10 एकड़ के लिए 5 लाख रुपए देगा, और मेजोरिटी को वही जमीन की, वही बगल में अगर जमीन है, बगल में आपका समझ लीजिए कैसे है कि बगल में क्या होता है, मदरसा है, और उसके बगल में मान लो कोई स्कूल है, तो वहां पर क्या होगा कि जो मदरसा होगा उसके लिए सरकार बाध्य है बाजार मूल्य पर ही देने के लिए अधिग्रहण करने पर, लेकिन जो बगल में स्कूल है या फिर बगल में जो मेजोरिटी यानी हिंदुओं का जो स्कूल है, मेजोरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू है बस, यानी जो हिंदुओं का स्कूल है, उसके बदले में सरकार चाहे तो पैसा दे, और चाहे तो 10 रुपए देकर के छोड़ दे, चाहे तो बाजार मूल्य पर देकर छोड़ दे, वो उसकी मर्जी है। यानी दूसरी लाइन क्या बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, अगर सरकार उसका अधिग्रहण करता है, तो अधिग्रहण करते समय वो उसको बाजार मूल्य पर पैसा उपलब्ध कराएगा। लेकिन कोई भी अगर बहुसंख्यक शिक्षा संस्थान है, उसका अगर अधिग्रहण सरकार करता है, तो वहां उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो 50 पैसे में जमीन खरीद लेता है, या 5 हजार में जमीन खरीद लेता है, या 50 हजार में जमीन खरीद लेता है। ये दो बातें कही गई हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में पहली बात क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक, हु इज माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो पहला है कि धार्मिक और भाषाई रूप से जो लोग होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। उन्हीं को हम माइनॉरिटीज कहेंगे। वो अपने अनुकूल शिक्षा संस्था बना सकते हैं, यानी मदरसे का निर्माण किया जा सकता है, यानी कहने का नाम है कि बौद्ध लोग अपना अलग बना सकते हैं, ईसाई अपना अलग, चर्च संबंधित कोई भी कॉलेज बना सकते हैं, उनको उनके अनुकूल शिक्षा संस्था बनाने का अधिकार है। इवन दो कि उनका पाठ्यक्रम भी वो अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। यहाँ पर जो नौकरी दिया जाएगा, वो नौकरी भी अपने अनुसार वो रख सकते हैं, इवन दो कि वहां पर जो ईडब्ल्यूएस है वो भी नहीं काम करेगा। ईडब्ल्यूएस वहां नहीं काम करेगा। कहाँ नहीं काम करेगा? तो आंसर है कि माइनॉरिटीज का जो स्कूल होगा, यानी मदरसे में ईडब्ल्यूएस काम नहीं करेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? उनके धर्म के आधार पर जो बनाया गया है वही काम करेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जो भी माइनॉरिटीज का स्कूल होगा, वहां पर क्या क्या लाभ उनको मिलेंगे? ईडब्ल्यूएस काम नहीं करेगा। दूसरा, वो नौकरी पर किसको रखेंगे, नहीं रख तक वो तय कर सकते हैं। तीसरा, पूरा का पूरा सिलेबस तो अब ऐसा नहीं पढ़ा सकते हैं कि वो क्या नाम है आतंकवाद पढ़ाना शुरू कर दें, या ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता है कि वो कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दें, बाइबल पढ़ाना शुरू कर दें या फिर कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो अपनी शिक्षा को भी तय करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है, ठीक। ये कौन तय करता है? अल्पसंख्यक तय करते हैं। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है। कितनी बातें बोलता है सरकार? दो बातें बोलता है। पहला क्या है कि हु इज माइनॉरिटी, जो धार्मिक रूप से और भाषाई रूप से माइनॉरिटीज का तय होगा, वो अपने अनुकूल शिक्षा संस्था बना सकते हैं। दूसरी लाइन क्या बोलता है कि अगर सरकार इनके जमीन का अधिग्रहण करता है अल्पसंख्यकों को, तो सरकार बाजार मूल्य पर मुआवजा देगा। लेकिन अगर वो ऐसे लोगों का अधिग्रहण करता है कि जो हिंदू हैं, केवल हिंदू की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू के अंदर यहाँ से ईसाई जैन नहीं आएंगे, केवल हिंदू की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई हिंदू है, अगर उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो सरकार की इच्छा पर निर्भर है वो 50 पैसा देगा, 5 हजार रुपए देगा कि 5 करोड़ रुपए देगा, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है कि कौन अल्पसंख्यक होगा? नहीं, वो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि धार्मिक और भाषाई रूप से ये बात तय होगा कि कौन अल्पसंख्यक है। तो ये संविधान में लिखा हुआ नहीं था। तो 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया, और उस अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में राष्ट्रपति इस बात को तय करता है, ये बात याद रखना, कि कौन ये बात तय करेगा कि हु इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है, मतलब बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है? हु
मतलब फाइंड दिस डिसीजन, कौन ये डिसीजन को फाइंड कर सकता है? तो आंसर है कि प्रेसिडेंट, केवल राष्ट्रपति ही तय कर सकता है। और राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने तय किया कि 6 ऐसी जातियां हैं या 6 ऐसे लोग हैं जिनको धर्म के आधार पर हम अल्पसंख्यक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ये बात याद रखना कि आर्टिकल जो हमने 26 पढ़ा था वहां पर हिंदू का मतलब क्या क्या समझा था? सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। लेकिन यहाँ हिंदू का मतलब सिर्फ ही है। यहाँ पर हिंदू में कौन कौन नहीं शामिल है? तो सिख भी नहीं शामिल है, ईसाई भी नहीं शामिल है, बौद्ध भी नहीं शामिल है, पारसी भी नहीं शामिल है, जैन भी नहीं शामिल है। यानी अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया और कहा गया कि हु इज माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कौन है? तो किसको किसको अल्पसंख्यक कहा गया? मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, जैन को, पारसी को। इन 6 लोगों को क्या कहा गया? माइनॉरिटी। और बचे हुए जितने भी रिलीजन हैं उनको क्या कहा गया? मेजोरिटी। और वो बचता ही कौन है? हिंदू धर्म बचता है, तो उसको क्या कहा गया? मेजोरिटी कहा गया। हम ये समझे कि आर्टिकल 30 के अनुसार माइनॉरिटी कौन है? तो राष्ट्रपति तय करता है उसको। 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में तय किया गया कौन कौन माइनॉरिटीज में आते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। जो हिंदू हैं वो क्या है? बहुसंख्यक। यानी अगर कोई भी किसी मुस्लिम का, किसी बौद्ध का, किसी सिख का, किसी ईसाई का अगर कोई भी अगर शिक्षा संस्थान बीच में आता है तो सरकार उनको मुआवजा देगी। लेकिन किसी हिंदू का शिक्षा संस्थान आता है तो सरकार उनको मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अब कौन है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था? यानी माइनॉरिटीज कौन है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था किसको कहा जाएगा? यानी माइनॉरिटी स्कूल हम किसको कह देंगे? हु इज माइनॉरिटीज स्कूल? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज है या माइनॉरिटीज नहीं है? इस बात को समझते हैं, ठीक ना? तो अब ये बात विवाद है भैया, अलीगढ़ मुस्लिम माइनॉरिटीज में आता है या नहीं आता? चलिए इसमें मैसेज करिए, कौन मैसेज करे, कौन बताएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज में है या नहीं, अल्पसंख्यक में है या नहीं? बताइए, मैसेज करिए और बताइए मुझे कि इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एड इनटू माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नॉट? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या नहीं? नो, 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 नहीं, नहीं, नो, यस सर, यस सर, यस सर। 50% लोग बोल रहा है यस सर, मेजोरिटी में है, और 50% लोग बोल रहा है नो सर। ये है रटने वालों की स्थिति। उनको पूरी इंडियन पॉलिटी है तैयार, लेकिन उत्तर नहीं बता पाएंगे। नो। एनीवन जानना चाहता था, कोई सटीक आंसर दे। यस और नो के अलावा क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही से आंसर दे पाया है। अब यस और नो था तो किसी ने यस कह दिया, किसी ने नो कह दिया, ठीक। अच्छा देखो, तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नहीं सर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कौन कौन होंगे। यानी ऑन विच बिहाफ वी कैन से दैट दिस इंस्टीट्यूट इज नोन एज द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ऑन विच बिहाफ वी कैन से, ऐसा कौन सा आधार है जहां हम ये कह सकते हैं कि ये वो आधार हैं जो बताते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है? तो पहला आधार ये है उसका जो रखा गया हो। जैसे मदन मोहन ने ट्रिपल एम का न्यू रखा, जैसे बीएचयू का जो निर्माण किया, किसने किया था? तो वहां पर एक माइनॉरिटीज ने नहीं किया। तो तुम ऐसे समझो कि मान लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा, ऐसे यस नो करते रहोगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये ए स्कूल, ये बी स्कूल। अब इस ए स्कूल में ध्यान सुनना, ये जो ए स्कूल है यहाँ पर मुस्लिम से ही पढ़ता है, ईसाई पढ़ता है, सिख पढ़ता है, जैन पढ़ता है, सारा लोग ही पढ़ता है, इसमें हिंदू नहीं पढ़ता। तो क्या ये माइनॉरिटीज कॉलेज कहा जाएगा? नहीं। माइनॉरिटीज कॉलेज कहने के लिए बातें फुलफिल होनी चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। वो क्या है कि भी कह पाएंगे, अब ये बी स्कूल है, दूसरा है स्कूल बी। अब ये जो बी शिक्षा संस्था है, यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी पढ़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसका निर्माण भी किसी अल्पसंख्यक के ही द्वारा हुआ है।
तो इसको हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहेंगे, इसको हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे, ये बात को याद रखना। तो जो भी ऐसा इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तब तक नहीं कहा जा सकता, यानी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसका दो आधार ना हो। पहला ये कि उसका निर्माण, उसकी पहली ईंट रखने वाला कोई अल्पसंख्यक होना चाहिए, और दूसरा ये कि वहां अल्पसंख्यकों को ही पढ़ाया जाता हो, मतलब अधिकतर यानी 80-90% जो उसकी सीट हो, या जो मतलब 70%, मतलब परसेंटेज में नहीं बता सकता, मतलब मैक्सिमम, मतलब ज्यादा काम वहां अल्पसंख्यकों के लिए होता हो। अगर ऐसे दो क्राइटेरिया है तब तो हम उसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या फिर ऐसी बैच में पढ़ाऊंगा, यूपी टेट या सुपर टेट ऐसी बैच में पढ़ाऊंगा, और मुझसे कोई पूछेगा कि क्या एएमयू जो है वो आपका क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मेरा आंसर होगा कि एएमयू माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन अगर मैं उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी की बैच में या सिविल की बैच में या फिर पीसीएस की बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझसे कोई बच्चा ये पूछता है कि क्या एएमयू जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मेरा आंसर होगा मुझे नहीं पता। अब ये दो आंसर क्यों हो जाएगा सर, मतलब ये ऐसा दो आंसर आप क्यों दे रहे हैं? एएमयू, अब ये दो आधार होगा, आप देख लीजिए, अगर वो आधार है तो वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एएमयू है अगर उस पर डिस्प्यूट जो चल रहा है, मतलब वो डिस्प्यूट क्यों चल रहा है उसका मतलब मैं समझाता हूं क्यों मैं नो कह, मुझे नहीं पता। सबसे पहला ऐसा समझो कि अगर आप किसी ऐसे तैयारी करते हो जो चुटपुटिया टाइप एग्जाम है, तो वहां पर क्या होता है कि हुआ क्या था कि सन 1920 में अंग्रेजों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इसी आधार पर बहुत सारी बुक में, जैसे बासु में या लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, नहीं है मैं जान रहा हूं इसलिए आप बोल रहे हैं, या बहुत सारा लोग बताता भी यही है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने 1920 में इसकी नींव रखी थी एएमयू की। तो वहां पर उसको हम मुस्लिम एंग्लो कॉलेज कहते हैं, उसको मुस्लिम कॉलेज नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो आधार फुलफिल करना चाहिए, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था दो आधार पर होनी चाहिए। जो पहला आधार है वो क्या है कि भैया अल्पसंख्यक के द्वारा ही स्थापित किया गया हो, और दूसरा जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए कार्य करता हो। अगर ये जो दो काम साइमल्टेनियसली करेगा उसी को हम माइनॉरिटीज कहेंगे, अदरवाइज उसको हम माइनॉरिटीज नहीं कहेंगे। लेकिन मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूं, और मैं यहाँ पर ये बात बता सकता हूं कि जितना भी आंसर नो दिया है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मान लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज कॉलेज नहीं है, मतलब वो एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था नहीं है, अगर ऐसा आप कहते हैं, क्योंकि उसका दो आधार है। पहला आधार क्या है कि अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया गया होना चाहिए, पहला, और दूसरा यह है कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए ही कार्य होना चाहिए। तो अगर वो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए विशेष छूट क्यों दी जाती है? अगर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है ना, मतलब वनडे एग्जाम के लिए नहीं है कि माइनॉरिटीज वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, अगर वो नहीं है तो आप हमको ये बता दीजिए कि वहां पर फिर मुस्लिम्स के लिए अलग से प्रावधान क्यों किए जाते हैं? तब तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तब तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बोलता है ना कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान वही होंगे जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किया गया हो, और दूसरा जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के लिए कार्य करता हो। तो वो जब स्थापित ही नहीं किया गया है तो अल्पसंख्यक के लिए कार्य कैसे कर सकता है? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित ही नहीं किया गया तो कैसे कार्य कर सकता है? इसका क्या आंसर देंगे? स्थापना क्या लिखे हैं प्रशांत सिंह? ये वालों को बढ़ावा देने के लिए ना, ये सब फर्जी आंसर है, की बातें नहीं। ज्ञान नहीं दो, कोई तर्क दो। दुनिया ज्ञान से चलती है, बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही क्यों मिला था भाई? बीएचयू में भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे, वही यूनिवर्सिटी क्यों? ये नहीं, दिस इज नॉट अ गुड आंसर, तर्कपूर्ण आंसर नहीं है ये। कोई और आंसर? चलिए, अभी ये आपका होमवर्क है, आप सोचिएगा इसको फिर ऐसा क्यों है, ठीक? अभी तक के लिए इतना ही। तो हमने आर्टिकल 30 को समझा, ठीक, और मेरा व्यू जो है वो क्या है कि एएमयू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम, मतलब मैं ओपनली कर रहा हूँ कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसको 1920 में निर्माण किया गया था एंग्लो के द्वारा, इसलिए वो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। फिर उनको क्यों छूट दी जाती है?
उसको हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वो हमको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, नहीं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 30 को समझो कि क्या बोलता है। अल्पसंख्यक कौन है? जिनका आधार धार्मिक और भाषाई रूप से होगा, वो अनुकूल शिक्षा संस्था बना सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण होता है तो सरकार उनको मुआवजा प्रदान करेगी बाजार मूल्य पर। यानी अगर हिंदुओं का कोई भी कॉलेज है तो उनके लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम्स का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, पारसी का, जैन का कोई भी कॉलेज है तो उनके लिए बाजार मूल्य पर दिया जाएगा। जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होंगे उनमें दो खासियत होनी चाहिए। पहला क्या है कि अल्पसंख्यक ही उसको निर्माण किया हो, और दूसरी खासियत क्या है कि अल्पसंख्यक के लिए ही वो कार्य करता हो। ये हो गया आर्टिकल 30। अब हम चलते हैं आर्टिकल 32 पर। आप अपनी कॉपी में लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। तब तक आपका डाउट देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या आर्टिकल 30 तैयार है आपको? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन आर्टिकल 30? क्या आर्टिकल 30 में आपको कोई दिक्कत है? एक बार कमेंट करिए, नहीं दिक्कत है तो आगे चलें। प्रशांत सिंह, नो सर। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भैया, अगर आपको डाउट है तो ठीक, नहीं डाउट है तो जल्दी करिए, क्योंकि आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सर। कोई क्वेश्चन हो आर्टिकल 30 से संबंधित तो पूछ लीजिए। नो डाउट प्रज्ञा पांडे। नो सर। मंजू प्रजापति। 31 नहीं होगा, है ही नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है 31। नो डाउट। 31 फंडामेंटल राइट नहीं है बच्चे। नो डाउट। नो डाउट सर। क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग का, इसका मतलब डाउट नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपको डाउट नहीं है। सर 31 में क्या था? अरे भैया 31 है ही नहीं, तुम लोग बार बार वही पूछ रहे हो, तुम लोग मेरा टेस्ट लेते रहते हो भैया, क्या बताएं आपको। क्यों टेस्ट लेते हैं आप? मुझे ये बात समझ ही नहीं आता है। इस बात को मैं बार बार बता चुका हूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट को 10 सब्जेक्ट इसी माइंड में फीड रहता है। तुम लोग छोटा सा विषय है इंडियन पॉलिटी, जिसमें 25-30 दिन में खत्म हो जाता है, उसमें तुम टेस्ट लेते रहते हो, पता नहीं क्या बता रहे हैं। नहीं है, क्या था? मतलब कह दिए है ही नहीं तो कह रहे हैं क्या था उसमें। जब कुछ है ही नहीं तो क्या रहेगा उसमें? कुछ नहीं है। टेस्ट मत लिया करिए, विश्वास से पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। समझते हैं इस बात को ना? क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। क्या डाउट है? संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। हाँ सही लिख रही हैं ये। नहीं है भैया, पहले था अभी नहीं है, कह तो रहे नहीं है। तुम लोग सिर्फ उतना ही काम करो जितना कहा जा रहा है, अपना दिमाग मत चलाइए भैया। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, कुछ है ही नहीं इंडियन पॉलिटी में। इवन दो कि सब जीएस का सबसे आसान टॉपिक है पॉलिटी, उससे भी आसान टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ है ही नहीं, कहानी किस्सा है और क्या, उसमें है ही, रहता ही क्या। तब आर्टिकल 32 चलते हैं। क्या डाउट है सर? एएमयू की स्थापना 1875 में सर शायद अहमद खान ने की थी। आई राइट और नॉट? आई डोंट नो अबाउट दिस हिस्ट्री। ठीक, चल अब हम चलते हैं आर्टिकल 32 पर। अभी दिमाग नहीं लगाएंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे इंडियन पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जामिनेशन एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज पीसीएस। पीसीएस का डेट आ गया है, 24 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है ना? तो अभी बहुत दिन है। अगर कोई बच्चा आज से चाहे तो वो टॉप कर सकता है प्रीलिम्स में, अगर आज से पढ़ाई शुरू ही करता है और सही दिशा में पढ़ाई करता है, क्योंकि सही दिशा बहुत जरूरी होती है, तो कर सकता है वो। अभी 24 अक्टूबर बहुत दिन है भैया, और पॉलिटी तब तक आपकी तो खत्म ही हो जाएगी, एक ही महीना में हो जाएगी। अब देखते हैं हम ठीक, आर्टिकल 32 क्या है। तो ये इतना अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से सुनो, ये इतना अच्छा आर्टिकल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कह दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्यों ऐसा कह दिया? संविधान की आत्मा इन्होंने क्यों कहा? क्या इसका कारण था? और ये आर्टिकल में ऐसा क्या है कि जो इतना रुझान रहता है, या फिर ऐसा क्या है इसमें, इस आर्टिकल में, जिसकी लगभग लोग बड़ाई करता रहता है? आर्टिकल 32 पर बहुत लंबे लेक्चर्स भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज ऑल एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और पॉलिटी का अच्छा जानकार नहीं जानता है इस आर्टिकल को सही से, इसलिए ध्यान से सुनना। अब आर्टिकल 32 के अनुसार कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात कही गई है, लेकिन उसी बात को समझाना मुझे बहुत अच्छे से, और ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहला, कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, क्या कहा गया है, सिर्फ एक लाइन, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार कम होता है या मौलिक अधिकार अफेक्टेड होता है, तो वो इंसान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर करेगा। फिर से ध्यान से सुनो, आर्टिकल 32 क्या है, कुछ नहीं है, एक लाइन में, मतलब है यही एक लाइन, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से इलैबोरेट करेंगे और पांचों रीड समझेंगे कि पांचों रीड क्या होती है। तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार कम होता है या उसका मौलिक अधिकार जो प्रभावित होता है या उसके अधिकार का हनन होता है, तो वो पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी अनुच्छेद 32 क्या कहता है, फिंगर टिप पे याद हो जाना चाहिए। क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मौलिक अधिकार बाधित होता है या मौलिक अधिकार कम होता है या मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। हम ऐसे छोटे केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि किसी ने जमीन हड़प लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, संपत्ति के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या हो सकता है कि अगर कोई मौलिक अधिकार का अगर हनन करता है, यानी कोई भी इंसान मौलिक अधिकार का, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 29 तक करके चले आए हम, यानी 30 तक जितना पढ़ करके हम चले आए हैं, उसमें एक भी अगर अनुच्छेद का हनन होता हुआ जाएगा, तो वो इंसान, वो पीड़ित व्यक्ति कहां जा सकता है, तो आंसर है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का ये काम कि वो मनुष्य के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, यानी मनुष्यों के, उस पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, तो जो पहला है उसको है, हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। 5 प्रकार के रिट दायर करता है, और ये पांचों आपकी कॉपी में जरूर लिखा होना चाहिए। फिर मैं उसके बाद समझाता हूं। जो पहला है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरा है वो क्या है, परमादेश, ठीक है ना। जो दूसरा है वो क्या है, परमादेश, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। और जो तीसरा है वो क्या है, प्रतिषेध उन्प्रेषण, ठीक ना। जो तीसरा है वो क्या है, प्रतिषेध, ठीक। और जो चौथा है वो क्या है, उन्प्रेषण, उन्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उन्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट दायर होती है, ठीक। अधिकार परीक्षा, यानी आर्टिकल 32 बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझना, ये पांचों प्रकार की रिट को बहुत ध्यान से समझना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो इंसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर करके, दायर दायर नहीं मतलब 5 प्रकार का रिट जारी करके उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, जिसमें पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, परमादेश, तीसरा क्या है, प्रतिषेध, चौथा क्या है, उत्प्रेषण, और पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा। अब हमको एक एक को समझना है। सबसे पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होता है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसको हम समझते हैं। क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो पहले पहला बताइए आप, कमेंट और बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। कौन बताएगा, बताइए भैया, बंदी पृथक्करण क्या है। इंडियन पॉलिटी बहुत लोगों को तैयार है, तो उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि बंदी पृथक्करण क्या है, बताएं। प्रत्यक्ष आजादी, ऐसे ही उत्तर की मुझे उम्मीद भी थी। टू प्रोड्यूस, क्या लिखा है, पिटिशनर बिफोर कोर्ट, गुड। क्या है यहाँ पर, एससी के सामने पेश किया जाएगा, अच्छा। बिल्कुल मुझे ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी, ठीक, जो आपने दिया है ऐसे ही
अतरंगी उत्तर की मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप देंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आप यही उत्तर देने वाले हैं। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? सबसे पहले रिट, यह रिट जो होता है वो लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह 24 घंटे के अंदर या भीतर बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि यह विधि के सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश देता है। ये मतलब वर्ड यही है। अब हम पहले इसको सामान्य भाषा में समझते हैं कि क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत ही सामान्य भाषा में हम समझते हैं। देखिए क्या है सामान्य भाषा। मान लो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का हम दो एस्पेक्ट देखते हैं। एक एस्पेक्ट हमने देखा कि ये एक इंसान है, ये एक आदमी है, इसको कोई भी अधिकारी ने पकड़ लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने ये आर्टिकल में पढ़ा भी है कि बिना, आर्टिकल 22 ये बोलता है कि बिना किसी भी अपराधी का अपराध बताए हम उसको नहीं रख सकते हैं, 24 घंटे के बाद उसको रख ही नहीं सकते हैं। और इस आदमी को अधिकारी ने पकड़ लिया और इसको बंदी बना लिया। दूसरा ये है कि किसी एक इंडिविजुअल इंसान ने इस आदमी को बंदी बना के रखा हुआ है। ठीक, ये दो है। पहला देखो कि ए आदमी जो है, ये ए आदमी बहुत ही सातिड़ दिमाग का आदमी था, और ये सातिड़ दिमाग का आदमी था, इसके साथ जो भी दिक्कत था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी दिक्कत था इस ए आदमी को बंदी बना करके रख लिया गया है। ठीक, और ये आदमी बिल्कुल बंदी है, ये छूट नहीं रहा है। इसको किसी ने किडनैप कर लिया या फिर किसी अधिकारी ने इसको बंदी बना लिया है। ए आदमी को, कौन आदमी है जिसका नाम क्या है ए, और उसको अधिकारी ने अरेस्ट किया हुआ है, या किसी, या फिर उसको किसी बी आदमी ने बंदी बना करके रखा हुआ है। अब ये बात ए के वकील को पता चल जाती है कि कई दिनों तक इसको बंदी बना करके रखा हुआ है, ये निवारक नजरबंदी के भी थ्रू नहीं आता है। मतलब ये आदमी किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम करता हुआ नहीं नजर आता है, ये अपराधी नहीं है, इसका कोई अपराध ही नहीं है, बिना अपराध बताए इनको बंद कर लिए हैं, ये है। अब इनका वकील जाता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहता है कि साहब एक बहुत ही गलत और गजब बात हो गई। क्या हो गई भैया? वो गलत गलत और गजब बात ये हो गई है कि हमारे क्लाइंट को इस अधिकारी ने या बी आदमी ने बंदी बना करके रखा हुआ है, 24 घंटे बीत गए लेकिन उसने प्रस्तुत नहीं किया। तो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, प्रस्तुत नहीं किया मतलब ये एकदम बंदी है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश देगा, अधिकारी को या इस बी इंसान को इस बात का आदेश देगा कि अगर 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। यानी रिट दायर करता है या रिट जारी करता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत करना ही है, अदरवाइज क्या होगा कि आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपकी नौकरी जा सकती है, आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ठीक ना? अब न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि वह विधि सम्मत नहीं होता है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश देता है। मान लो कि अब ये ए आदमी को इस अधिकारी ने कहा कि नहीं, हम इस बात को बता देंगे, प्रस्तुत कर देंगे कि गलत कर रहा है, और इसको प्रस्तुत किया गया न्यायालय के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, और ये अधिकारी महोदय जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, आईएएस थे, और हालांकि ऐसा लोग आईएएस बनता भी नहीं कभी, मतलब ऐसे मॉरल आउटरेज वाला इंसान कभी आईएएस नहीं बनता। आईएएस एक महान इंसान होता है, इतना छोटा मोटा इंसान आईएएस बन ही नहीं सकता। और कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी और कोई पद लिख देते हैं क्योंकि इस पद की अवहेलना है। कोई भी अधिकारी है, आईएएस नहीं है, बस इतना जान लो। तो ये अधिकारी गए साहब, और यहाँ पर ए आदमी ने बताया कि देखिए माय लॉर्ड्स, मैंने कुछ किया ही नहीं है, कोई अपराध नहीं है मेरा। और ये अधिकारी ये कहता नहीं, इनका अधिकार, यहाँ पर इन्होंने अपराध किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कोर्ट का जो ये कोर्ट होगी वो पूछेगी कि बताइए क्या अपराध किया है, और इस बात को ये नहीं बता पाते हैं कि उन्होंने क्या अपराध किया है, और ये अपराधी का कोई अपराध सिद्ध ही नहीं हो पाता है, तो इस बंदीकर्ता को, यानी इसको हम छोड़ देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे देगा, इसको जाने दो, इसको छोड़ दो, इसकी इसमें कोई गलती नहीं है। इस बात को याद रखना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, कि 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा है कि आपने उसको रखा हुआ है तो आप उसको प्रस्तुत करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या होगा, कार्यवाही हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना? अब अगले पर चलते हैं जिसका नाम है परमादेश। ठीक, अब बताइए परमादेश क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हम समझ गए, यानी पहली प्रकार की जो रिट है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब अगली प्रकार की जो रिट है उसका नाम है परमादेश। अब परमादेश रिट क्या होता है, ये बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना।
परमादेश क्या है, देखो ये थोड़ा सा समझाते हैं। परमादेश ऐसे समझो, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना एकदम, तभी समझ में आएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। क्या लिखा है इसमें, सहा शास्त्र, पता नहीं क्या लिखते हैं आप लोग। शरीर प्राप्त करना, पता नहीं क्या है ये। अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, पता नहीं कहां से ये हो गया। देखो अब परमादेश का मतलब क्या है, इसको समझ लो पहले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम परमादेश का मतलब क्या है। ठीक, वो क्या है कि मान लो कि कोई एक आदमी है, और वो आदमी पासपोर्ट बनवाने या वीजा बनवाने, कुछ भी बनवाने, पासपोर्ट बनवाने पहुंचा, और अधिकारी साहब, अधिकारी महोदय एकदम पान खा करके बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, एकदम पान खा करके बैठे हुए हैं, जहां के भी होंगे मतलब अपने ऑफिस में एकदम कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आदमी पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ उनकी सेवा काम चालू है, सेवा काम का चालू होने का मतलब क्या है कि वो देखता है, या फिर कोई भी इंसान, मान लो कोई भी अधिकारी है, अधिकारी महोदय हैं ये, और अधिकारी महोदय काम कर रहे हैं, और यहाँ पर वो मान लो इनको कोई भी फाइल बनाना है, या कोई भी ऐसा तुम समझ लो ईडब्ल्यूएस का इनको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक। और यहाँ पर ये अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं। जैसे ही आदमी पहुंचता है तो ये यहाँ तो की हुई एकदम 100 रुपए, 100 100 रुपए हर कोई दे ही रहा है, मतलब दक्षिणा सब एकदम चल रहा है कि 100 रुपए दो तभी साइन होगी, अदरवाइज साइन नहीं होगी। अब ये आदमी ये कहता है कि ये क्या, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ है कि सरकारी काम है, ये तो मुफ्त में होगा। तो ये कहते हैं अधिकारी महोदय कि सरकारी काम मुफ्त में होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है, तुम हमको संविधान मत सिखाओ। अगर तुम हमको संविधान सिखाओगे, जाओ हम साइन नहीं करेंगे, और अगर हम साइन नहीं करेंगे तो तुम्हारा ये पासपोर्ट या फिर तुम्हारा कुछ भी बन ही नहीं पाएगा। गलती ये हो गई कि इस इंसान को इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा नॉलेज था, और इसको ये पता चल गया, करे ये तो मेरे ये, इवन दो कि इनको बहुत गाली गलौज भी दे देता है, अब्यूजिव वर्ड यूज कर देता है, बहुत गलत बोल देते हैं ये अधिकारी महोदय कि ये सब ग्राउंड में कुछ नहीं चलता है, लॉ केवल किताबों में चलता है, वो सब ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं चलता। और ये इंसान पॉलिटी का जानकार निकल गया, और पॉलिटी का जानकार जो इंसान है वो किसी से डरता तो नहीं है, उसके अंदर ये गुण तो आ ही जाता है कि वो पुलिस से, दरोगा से, सिपाही से, इन सबसे डरना बंद हो जाता है उसका, किसी अधिकारी से, क्योंकि वो जानता है उसने कुछ गलत नहीं किया तो डरेगा क्यों। वो इंसान कहता है ठीक है हम तुम्हारी यहाँ बात ही नहीं करेंगे। अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहता है कि वहां पर ऐसा देखिए, अब वो उसके लिए उसको दिखाना होगा कि ये गलत किया हुआ। ऐसा नहीं कि तुम चले कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ तुम कुछ भी बोल दे रहे हो, विथ प्रूफ ये बात को दिखाता है कि साहब ऐसा है कि हमसे यहाँ पर दक्षिणा मांग रहे थे 100 रुपए, 101 रुपए दक्षिणा मांग रहे थे, जो हमारे पास देने की नियत तो थी, लेकिन हम देना चाहते ही नहीं, क्योंकि काहे की दक्षिणा, इनको क्यों दक्षिणा दे दिया जाए 101 रुपए। जितना भी रुपए, मैं तो 101 कह रहा हूँ, यहाँ तो पेटी पेटी दक्षिणा चलता है, आपको पता ही है, गिन ही नहीं सकते पैसा, इतना करप्शन में पैसा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, तो ये कहेगा कि क्या ऐसा है, और अगर उन्होंने ये ऐसे पुष्टि करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये पुष्टि करता है और ये पाता है कि हाँ ये तो सही में अधिकारी एकदम भ्रष्ट अधिकारी है, ये बिल्कुल गलत ही है, ये गलत काम कर रहा है, तो क्या होगा कि उसको तुरंत रिट दायर करेगा। उस रिट का नाम क्या है, परमादेश, यानी यह रिट लोक अधिकारी के खिलाफ जारी होता है, और यह रिट के द्वारा न्यायालय को, अधिकारी को यह आदेश देता है कि विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करें। यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर ये जो भी अधिकारी थे, महोदय थे, जो 101 रुपए ले रहे थे, तो तुरंत रिट जारी होगा परमादेश, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इनको कहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये रिट इनके पास जाएगा, और जैसे ही देखेंगे और ये आदमी अब पहुंचा कि दक्षिणा साहब देना चाहते थे हम 101 रुपए, तो कहेंगे भैया ये दक्षिणा आप मेरी तरफ से लेकर के जाइए 501 रुपए, तुम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए यार। ये कहेगा क्यों, क्योंकि हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के 30 तक में कहीं भी उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 बोलता है, और वहां पर हमारे इस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए इस पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय बैठा हुआ है, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे ही इनको दायर किया, तो अब बाद में अगर ये पता चलता है कि हाँ ये कुछ गलत करेंगे तो इनके खिलाफ कार्यवाही होगी, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो फिर कार्यवाही होगी इनके खिलाफ। लेकिन इनके खिलाफ ये जो रिट दायर हो गई, तो अब क्या ये इसका जो भी ईडब्ल्यूएस, जो भी इसको बनवाना था, जो भी इसको करना था, क्या इसको जातिगत कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ससम्मान रूप से बनवाएंगे। ये काम डायरेक्ट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ये रिट दायर नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होने पर ही दायर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ये बात को याद रखना। अब मुझे लगता है इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। क्या इससे समझ में आया है तुमको? सर सुप्रीम कोर्ट रिट के द्वारा
अपराधियों के लिए जारी किया जाता है। बताने के लिए धन्यवाद। क्या करें फिर हम? जब कोई अपराधी अपने, पता नहीं क्या क्या तुम लोग ज्ञान देता रहता, हमको समझ ही नहीं आता इसमें। तो ज्ञानी पुरुष लोग हैं, सही बता रहे हैं। ये समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताओ हमको, ज्ञान देना बंद कर दो। ज्ञान पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते हो तुम लोग यहाँ पर, इतना पता नहीं क्या लिखते रहते हो तुम लोग। ये पहले बताओ, ये समझ में आया, आगे चलें। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश समझ में आया? तो प्रतिषेध और उत्प्रेरण में अंतर बताते हैं। यस सर। तो सा अपने अंदर गंभीरता भी लाइए भैया, ऐसे अधिकारी बन जाएंगे, ऐसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन जाएंगे। एजुकेशन अगर आपका मोरल डेवलपमेंट ना करा पाए तो एजुकेशन का काम ही क्या है, मतलब ही क्या है ऐसे एजुकेशन का जिसमें आपका मोरल डेवलपमेंट ही ना हो पाए, आप में अंतर ही ना दिखे, आप में साइनिंग ही ना दिखे। किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से चेहरे पे साइनिंग नहीं दिखती है, साइनिंग ज्ञान से दिखती है। अब कोई भी अगर शिक्षा ज्ञान ही ना बढ़ा पाए, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता तुम लोग। देखो तो ये समझ में आ गया मुझे लगता है, यस सर बोल रहा है सब लोग। बाकी आपकी भाषा में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। अब प्रतिषेध और उत्प्रीणन में क्या अंतर है, इस बात को समझो। एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर के हम इसको भी समझते हैं, ठीक। और कोशिश करते हैं। अब आपकी किताब में, किसी भी किताब में तुम जा करके देख लेना, ऐसे एग्जाम्पल से तुमको कहीं नहीं समझाया होगा, पूरे भारत की किसी किताब में नहीं समझाया होगा। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, इस बात को पहले समझो। अब देखो, संस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहां पर हो गया संस्था, यहां पर हो गया व्यक्ति, और यहां पर हो गया कार्य। पहली जो संस्था होती है उसको हम कहते हैं न्यायिक संस्था। यानी पहली जो संस्था होती है वो क्या है, न्यायिक संस्था, जिसमें व्यक्ति भी क्या होता है, न्यायिक, और इसका कार्य भी क्या होता है, न्यायिक। मैं समझाता हूं ये सब क्या है, चिंता मत करो, ठीक, एक एक चीज समझाया जाएगा। दूसरी जो संस्था है उसको हम अर्ध न्यायिक कहते हैं। दूसरी जो संस्था है उसको हम अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। अब ये अर्ध न्यायिक का क्या मतलब है, इस संस्था को हम अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। इसका जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, गैर न्यायिक, मतलब वो न्यायिक नहीं होता है, ठीक। मैं समझाता हूं इसको। लेकिन उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, न्यायिक होता है। क्या मतलब है इसका सर, इसका उत्प्रेषण से क्या लेना देना है, मैं समझाता हूं इसका क्या लेना देना है, लेकिन पहले ध्यान से सुन। इसका उत्प्रेषण से बहुत गहरा लेना देना है, या इसका प्रतिषेध से भी बहुत गहरा लेना देना है। क्या लेना देना है वो समझ में आएगा, पहले इसको ध्यान से सुनना है आपको। देखो, ठीक, देखो क्या लेना देना है इसका। इसका लेना देना पहले समझ में आने के पहले पहले ये समझते हैं न्यायिक संस्था क्या होती है और अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है। सर जी उत्प्रेषण है या, अच्छा इतने मैसेज के लिए आप यहाँ क्यों लिख दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आप तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है भैया। इसको उन्प्रेषण ही कहेंगे, उत्प्रेषण ही कहेंगे, कुछ भी समझ लो। इतना ज्यादा इसमें इतना हाइपर हो गए आप, इसमें लिखा क्या हुआ है इसमें, इसको मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। हमको लगता है ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है कि इसमें लिखा क्या गया है इन कंपेरिजन टू क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी बताना कोई दिक्कत होगा तो और बड़ा लिख देंगे, ठीक। अभी बताओ क्या अभी देख पा रहे हो, इससे बड़ा इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। अभी बताइए, अब मैं यहाँ इसको समझा रहा कि न्यायिक अर्ध न्यायिक क्या होता, लेकिन इसका अलग ही केस चल रहा है कि उत्प्रेषण होता कि उन्प्रेषण होता है। महान है भैया। देखिए, अब दिख रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले देखो कि न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है। देखो ऐसे कि जब मान लो कि आपके गांव में, अब थोड़ा सा समझाते हैं, एक एग्जांपल लेके समझना तभी समझ में आएगा। ये ए आदमी था और ये बी आदमी था। इस ए आदमी का इस बी आदमी से झगड़ा, मतलब कहने का ये है कि इसके गांव में इसका ऐसा कुछ था कि इस ए आदमी से बी आदमी का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, कुछ भी हो गया। अब ये ए आदमी ने, जब ए आदमी बहुत मार खा गया, तुम जानती हो न्याय की गुहार वही लगाता है जो मार खाता है, बी तुम लगाएगा ही नहीं, उसको न्याय चाहिए ही नहीं। तब ये ए आदमी पहुंच गया आईएएस के पास, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास, ध्यान सुनना। तो आईएएस इन दोनों के बीच क्या करेगा, न्याय करेगा। यानी उसकी भी अपनी सभा होती है, आपको पता है ना, आईएएस एक जज भी होता है, जज का भी काम करता है आईएएस अधिकारी। अगर नहीं पता तो आप जान लो इस बात को, कि अब वहां पर ये जो आईएएस है
ये इसकी बात को सुनेगा, यानी डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इनकी बात को सुनेगा और इनका निपटारा करेगा। लेकिन क्या वो जो आईएएस की जो संस्था है, यानी जो ऐसा काम कर रहा है, वो जो मतलब अपना सभा बनाता है, क्या वो न्यायिक संस्था है? नहीं, वो न्यायिक नहीं है। तो क्या वो गैर न्यायिक है? नहीं, वो अर्ध न्यायिक है। तो अर्ध न्यायिक वो संस्था होती है जिसमें व्यक्ति गैर न्यायिक होता है लेकिन वो काम न्याय का देता है। फिर से ध्यान सुन लो कि मतलब कहने का है कि एक ऐसी संस्था जिसमें व्यक्ति जो उसको न्याय दे रहा है वो न्यायिक नहीं, वो जज नहीं है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वो डीएम है, वो कुछ भी है, वो मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी संस्था ऐसी है जो गैर न्यायिक हैं। तो ऐसी संस्था जिसमें व्यक्ति जो है वो जज नहीं है लेकिन वो काम जज का कर रहा है, ऐसी संस्था को हम अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। यानी अर्ध न्यायिक संस्था वो संस्था होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो गैर न्यायिक होता है लेकिन वो जो काम करता है वो न्यायिक काम करता है, यानी न्याय देने का काम करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो काम करता है। लेकिन वहीं पर ए आदमी आईएएस के पास नहीं जाकर के लोअर कोर्ट में जाता है और मानहानि का इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए सोचता है। तो इसका मतलब है कि वो संस्था भी क्या है? अब ये संस्था लिख देता हूं, नहीं तो इनको ये पता नहीं क्या लिख दिए हैं, ठीक ना? ये संस्था लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, ये संस्था है, ठीक, संस्था। तो अब ये जो संस्था है न्यायिक संस्था, इसमें जो व्यक्ति होगा जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में, जो व्यक्ति जो न्याय दे रहा है वो व्यक्ति भी न्यायिक है और उसका कार्य भी क्या है? न्यायिक है। यानी दो प्रकार की सभा इस भारत में बैठती है। पहली प्रकार की क्या सभा है? पहली प्रकार की कौन सी संस्था है? वो संस्था जिसमें व्यक्ति भी न्यायिक होता है, उसका कार्य भी न्यायिक होता है। दूसरा अर्ध न्यायिक का मतलब यह होता है कि व्यक्ति गैर न्यायिक है लेकिन उसका जो कार्य है वो क्या है? न्यायिक है। यानी दो प्रकार की संस्था है। अब उत्प्रेषण क्या कहता है सर? ध्यान से सुन लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। उत्प्रेषण का मतलब बिल्कुल समझ में ऐसे आएगा। मान लो तुम ऐसे समझ लो कि एक ऐसा इंसान है, ध्यान से सुनना इस बात को तभी समझ में आएगा। जैसे आपको पता होगा कि इलाहाबाद को जो हाई कोर्ट है वहां पर अगर हमको ये देखना होता है कि कौन से जज के पास केस गया है तो वहां पर हम उस वकील को ढूंढते हैं जो उसका रिश्तेदार होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज थे और वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब रिश्तेदार जज पाए जाते हैं। रिश्तेदार जज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इंसान इलाहाबाद के हाई कोर्ट में केस जाने के पहले पहले ये खोजता है कि किस जज के पास केस गया है, तो वही वकील को खोजता है कि उसका रिश्तेदार कौन है, कौन उनके बुआ के लड़के हैं, कौन मामा के लड़के हैं, काम जल्दी हो जाए। तो कहने का मतलब, मान लो ऐसा, ध्यान सुनना तभी उत्प्रेषण का मतलब समझ में आएगा। ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो बी जो आदमी है ये दोनों कहाँ रहता है? तो मान लो प्रतापगढ़ में रहता है, ये दोनों ही प्रतापगढ़ में रहता है। और बी आदमी यहाँ प्रतापगढ़ में नहीं गया कोर्ट में, वो कहाँ जाता है कोर्ट में? तो आंसर है कि उसकी जहां चलती है, जहां उसके मामा या चाचा या कहीं भी रहते हैं वो जाता है। मान लो कि वो जाता है सुल्तानपुर में या कहीं और आगे चले जाते हैं, मान लो कि वो लखनऊ में जाता है और लखनऊ में अपना केस दर्ज करा देता है। अब जब ये लखनऊ में केस दर्ज करा देता है तो क्या ये केस लखनऊ में दर्ज हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी झगड़ा हुआ था वो इनके क्षेत्र में ही दर्ज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। मतलब ये मामला यहीं पर हो सकता है। ये बात को समझना है इस बात को। अगर ऐसा कोई मामला होता है जो वास्तव में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है तब वो डायरेक्ट जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई मामला जो प्रोसीजरल होता है वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि मामला प्रतापगढ़ का है और केस तुम जाके दर्ज करवा दिए लखनऊ में क्योंकि वहां तुम्हारा रिश्तेदार रहता है, तो वहां पर तुमने दर्ज करवा दिया। अब जब दर्ज करवा दिया तो ए आदमी बिल्कुल बौखला गया, इसको तो पता ही नहीं, इसको तो पता है कि केस तो मैं पक्का ही हार जाऊंगा। क्यों हार जाऊंगा? क्योंकि उसको पता है कि जो बी आदमी है उसने लखनऊ में जो केस दर्ज करवाया है वो तो उनके मामा का लड़का है, तो ये तो कंफर्म हार जाएगा। इनका वकील इनसे मिलता है और वकील कहता है बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये केस ही नहीं बन सकता है। क्यों केस नहीं बन सकता है? उसका कारण ये है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ध्यान सुनना, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय देगा और सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे निर्णय को, ऐसा जो केस वहां पर जाएगा उस केस को ही रद्द कर देगा। पहली बात तो लखनऊ कोर्ट ये केस लेगा ही नहीं, लेकिन लखनऊ कोर्ट अगर ये केस ले लेता है, चाहे वो न्यायिक संस्था में या अर्ध न्यायिक संस्था में अगर वो केस ले लेता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उत्प्रेषण के जरिए यहां पर इस केस को रद्द कर देगा। यानी ये कहेगा कि भैया प्रतापगढ़ के मामले को प्रतापगढ़ में ही निपटाओ। अब कुछ लोग के अंदर मौलिक एकदम आक्रोश सा आ गया होगा कि ऐसा कैसे सर, हम तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अरे भैया मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो मामले की बात कर रहा हूं जो बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें प्रोसीजरल आगे जाते हैं। अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे जाते हैं नहीं जा सकते, इस बात को याद रखना।
तो हमने क्या समझा कि ए और बी के बीच में लड़ाई होती है, बी कहां केस दर्ज करवा दिया, लखनऊ में, और यहां पर मान लो किसी भी कारणवश न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था ने उसका केस ले लिया, तो ए का वकील मिलता है और ये कहता है कि तुम चिंता ही मत करो। सुप्रीम कोर्ट ये मान ही नहीं करेगा, ये मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रतापगढ़ का केस तुम्हारे प्रतापगढ़ में ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये वकील ये कहता है कि साहब ये लोग क्या कर रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है कि लखनऊ में ऐसा हो जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसके खिलाफ रिट दायर करेगा, और वो जो रिट होगा उस रिट का नाम क्या होगा, उस रिट का नाम क्या होगा, प्रतिषेध। इसको ध्यान से समझ लो, उसको हम कहेंगे प्रतिषेध या उत्प्रेषण। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिषेध, इसको हम प्रतिषेध कहते हैं। अब उत्प्रेषण किसको कहते हैं वो समझते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बहुत बारीक अंतर है, उसको समझना है। पहले प्रतिषेध किसको कहते हैं वो बात समझ में आ गया होगा, मुझे 100% पता है। अगर मेरी गलती से उत्प्रेषण निकल गया हो तो इसको उत्प्रेषण नहीं कहते, इसको प्रतिषेध कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी के बीच में झगड़ा होता है, बी का संपर्क लखनऊ में है, लखनऊ में जाकर के वो केस दर्ज करा देता है, केस उसका चल रहा है, ए का वकील ए से मिलता है और कहता है ये तो केस ही नहीं बन सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रद्द कर देता है रिट दायर करके। तो ऐसे रिट को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, प्रतिषेध है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां का मामला है उसके क्षेत्राधिकार के बाहर केस दर्ज नहीं हो सकता है। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है सर, बताइए। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये अंतर है कि मान लो कि ए को जॉली एलएलबी जैसा कोई वकील मिल गया, मतलब ऐसा कोई वकील मिल गया जो एकदम मूर्ख टाइप का वकील है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है, जो नौटंकी करके कोई भी चीज जीत लेता है, तो ए को भी वकील मिल गया, जॉली एलएलबी टाइप वकील मिल गया। अब ये वकील मिल गया, अब ये गया लखनऊ में लड़ाया केस, हार जाएगा पक्का ही उसको पता है, लेकिन वो जान रहा है 150 रुपए कुछ अंदर आएगा तो अंदर आने दो। तो ये जॉली एलएलबी टाइप वकील है, बी पक्का जीत जाएगा, उसको पता लेकिन ये इसको सांत्वना देता, तुम चिंता ना करो, इस भारत में हर जगह मेरी पहचान है। अब उसको पता है कि उसकी कहीं पहचान नहीं है। अब ये जॉली एलएलबी गया, लड़ाया लखनऊ में केस, बी जीत गया। अब जब ये बी जीत गया, कुछ दिन बाद ए को जब ए से कोई दूसरा वकील मिला, और वो वकील एक जानकार वकील था, अब ए ने उससे कहा कि मैं ऐसे ऐसे केस जीत गया, उसने कहा कि तुम्हारा वकील कैसे है और कैसे निर्णय हो सकता है, ऐसा निर्णय तो हो ही नहीं सकता, मेरी बात को ध्यान सुनना, ऐसा निर्णय किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो क्षेत्राधिकार था वो प्रतापगढ़ था, तो लखनऊ में केस चल ही नहीं सकता था। पहली बात, वो केस चलते समय ही रुक जाता अगर प्रतिषेध वहां पर रिट दायर होता, लेकिन प्रतिषेध रिट दायर नहीं हुआ, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रतिषेध और रिट में क्या अंतर है, तो प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही है और निर्णय नहीं सुनाया गया है, जबकि उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब निर्णय सुना दिया गया है। तो अभी इसको निर्णय सुना दिया गया, एक केस हार गया, और केस हारने के बाद इसको एक जानकार वकील मिलता है, वो कहता है अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा केस ही नहीं चलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो ये कहता है कि जॉली एलएलबी टाइप वकीलों की वजह से केस हार गया ये इंसान। पहली बात, लखनऊ हाई कोर्ट को, सॉरी, लखनऊ कोर्ट को कभी भी केस लेना ही नहीं चाहिए था, उसने केस ले लिया। तो इस न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ एक रिट दायर कर देगा सुप्रीम कोर्ट, और उस रिट को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेषण कहेंगे। एक बार मैं पहले समझाता हूं, पहले ध्यान से सुनो पहले, ठीक है ना। सबसे पहले प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, तो ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, बी जो इंसान है उसकी बहुत ही सेटिंगदार इंसान है, अच्छी चलती है, और वो पहुंच गया, इसमें पता नहीं मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं ये लोग, सर जी ए का वकील केस को, अभी देखते हैं। अब ये बी इंसान पहुंच गया लखनऊ, अब लखनऊ में इन्होंने केस दर्ज करा दिया, जब लखनऊ में इन्होंने केस दर्ज कराया क्या होगा कि ए का वकील मिल गया, जानकार था, और उसने कहा कि केस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और अगर क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो वहां केस तुम ले ही नहीं सकते। अगर अब उसके क्षेत्राधिकार लखनऊ का मतलब दिल्ली कर लो, कहीं भी कर लो, क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तुम केस ले ही नहीं सकते, और केस ले ही नहीं सकते तो सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, एक रिट दायर करेगा, और उस रिट का नाम क्या होगा, प्रतिषेध रिट। वो किसके खिलाफ करेगा, वो न्यायिक संस्था के खिलाफ भी कर सकता है और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ भी कर सकता है। यानी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ एक रिट दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वो कहेगा कि ऐसे कैसे तुम केस ले लिए। लेकिन मान लो कि जॉली एलएलबी टाइप इसको वकील मिल गया ए को, और वो केस लड़ आया, हार भी गया, और हारने के बाद उसको सजा मिल गई ए को, और उसका वकील मिलता है फिर बाद में, ए का वकील जो मिल जाता है, और वो कहता है अरे तुम्हारा तो केस ही नहीं बनना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, निर्णय आ गया है तो मैं हूं,
और वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि इनके क्षेत्राधिकार के बाहर केस ही नहीं चलना चाहिए था, केस भी चला। जॉली एलबी टाइप वकील लड़ गया तो वो जिता भी दिया, उसके बाद हरा भी दिया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यहाँ न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था को केस लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि रिश्तेदार थे तो केस ले लिए। तो हाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा चिंता मत करो, ये भारत का संविधान रिश्तेदार, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि से उठ करके चलता है। और वो सुप्रीम कोर्ट एक रिट दायर करेगा और उस रिट का नाम उत्प्रेषण होगा। वहां पर उस न्याय को, जो न्याय दिया गया है, उस न्याय को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो उत्प्रेषण ये हो गया, ठीक है ना। और क्या नाम है, परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है ना। अब अधिकार परीक्षा को समझते हैं, उसके बाद ये आपका आर्टिकल 32 तक खत्म हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, जहां पर बंदी को 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होता है। अगर मान्य नहीं माना जाता है कि वो उसने अपराध नहीं किया तो उसको मुक्त कर देंगे। परमादेश का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपराधी करप्शन करता हुआ पाया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको परमादेश कहते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि अगर कोई न्यायालय में निर्णय चल रहा है लेकिन वो निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर है, हो ही नहीं सकता था, तो वहां पर परमादेश जारी करके, वो प्रतिषेध जारी करके क्या होता है कि रद्द कर देगा। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, तो उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, उसके क्षेत्राधिकार में था ही नहीं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उस न्याय को हटा दिया। अब हम चलते हैं अधिकार परीक्षा पर। पहले बताओ ये चारों समझ में आएगा नहीं, अब मैं देख लेता हूँ तुम्हारा ज्ञान जो कुछ लोग दिया हुआ है मुझे। क्या ध्यान दिया हुआ है सर जी, ए का वकील केस को लखनऊ से प्रतापगढ़ स्थानांतरित भी करा सकता है कि नहीं? बिल्कुल करा सकता है, उसका केस वहीं चलेगा जिस क्षेत्राधिकार में आएगा। दूसरा, स्थिति नंबर दूसरी कुछ लोग सोच लिए हैं, ए और बी की शादी हुई, वाह, तो यदि दोनों अलग अलग राज्य के हों तब क्या होगा? अच्छा, मतलब शादी हुई अलग राज्य के हों, मतलब मैं समझ नहीं पाया। शादी से अलग राज्य से क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? इन दोनों का केस चलवाना है, मतलब शादी हो गई है, लड़ाई करके करवा के है तो कहाँ होगा ऐसा? अच्छा सही सोच रहे हैं आप, बढ़िया सोचे। देखिए कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि में एकल नागरिकता है, तो नागरिकता तो उनको भारत की, वो जहां के निवासी होंगे, जहां पर एक केस हुआ होगा, उसका जो क्षेत्राधिकार रहेगा, मतलब क्या है कि उनके निवास के क्षेत्राधिकार में जो भी आएगा। अब आप कहेंगे कि सर वो निवासी भी अलग अलग जगह के हो सकते हैं, तो अगर वो निवासी अलग अलग जगह के हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो इंसान अपना केस दर्ज कराएगा, जिसको न्यायालय में जाना है, वो अपना उस क्षेत्राधिकार में केस दर्ज करा सकता है, ठीक है। और कोई सिचुएशन जो आप सोच सकते हो? जितना समझाया जाता है उतना तो आप समझ ही नहीं पाते, बाहर का इतना कुछ सोचते हैं। यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बोलिए, अदरवाइज हम आगे चलें। एक बार यस और नो लिखिए। यहाँ तक क्लियर है? यस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखिए। क्लियर है सर। हिमांशी सिंह, खुशबू श्रीवास्तव क्लियर है सर। क्लियर है, यस सर। क्लियर सर। क्लियर सर। सर क्वेश्चन कैसे आता है? प्रशांत सिंह। शांत, आप एक मेच्योर इंसान लगते हैं हमको। क्वेश्चन बताए तो भैया कल 150 क्वेश्चन कराएंगे, चिंतित मत होइए, समझ में आ रहा है कैसे आता है। क्लियर है सर। प्रश्न के लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए, कल 150 सवाल करवाएंगे, एक दो सवाल नहीं, 100 150 सवाल कल कराएंगे क्लास में आपके। प्रीवियस ईयर में आया हुआ मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। क्लियर है सर, ठीक है चलिए। अब हम लास्ट का जो रीट होता है उसको हम कहते हैं को वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। अब ये को वारंटो क्या है? ठीक है, अब आपको ये सब सिचुएशन याद रखना है कि केस हुआ, लड़ा, जीत गया,
ये सब किताबों में नहीं लिखा होता है, किताबों में सामान्य भाषा लिखी होती है, उसमें उदाहरण नहीं होता है। चलिए बैर अगला चलते हैं हम। अगला जो है उसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक, किस अधिकार से, क्या किस अधिकार से? तुम लोग कुछ भी टाइप कर देगा। चलो लिखो यहाँ पर अधिकार परीक्षा, यानी पांचवा जो रिट है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? परमादेश। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उत्प्रेषण। और उसके साथ साथ ही प्रतिषेध। और अब हम पढ़ने के क्या जा रहे हैं? अधिकार परीक्षा। क्या है अधिकार परीक्षा, इस बात को ध्यान समझो। अधिकार परीक्षा ऐसे है, ध्यान सुनना, कि मान लो ऐसा होता है कि हम पहुंच गए बिहार, भारत के ऐसे राज्य में हम पहुंच गए जहां पर लोग आज भी त्राही त्राही कर रहा है। त्राही त्राही करने का मतलब क्या है? कि बहुत ही संकटों में घिरा हुआ राज्य है। तो बिहार पहुंच गए हम। अब जब बिहार हम पहुंच गए तो वहां पर हमने देखा, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, राज्य का नाम मत लिखो, नहीं कुछ लोग आक्रोश में आ जाएगा, जो बिहार के आसपास का होगा। तो मान लो कि हम ए किसी राज्य में पहुंच गए, और ए राज्य में हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक ऑफिसर ऐसे हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक ऑफिसर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन सेटिंग से हुआ है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ सेटिंग? मतलब कहने का ये है कि वो हैं तो ऑफिसर, मतलब दरोगा साहब बन तो गए दरोगा, एग्जाम दिए ही नहीं, पता नहीं कैसे बन गए, मतलब बिना एग्जाम दिए ही, बिना कुछ किए ही बन गए, सेटिंग थी ऐसे बन गए। और इसका प्रूफ आपके पास है कि ये कैसे बन गए। और जैसे ही आप इनके पास पहुंचते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी इंसान बहुत कम मेहनत से बहुत कुछ पा जाता है, वो कभी भी किसी चीज की कीमत को कभी नहीं समझ सकता। ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा मेहनत से पाया हुआ कोई भी सफलता जो होती है वो क्रांति ही मचाती है, और उसके बिना मेहनत से पाई हुई जो सफलता है ना, वो क्रांति कभी नहीं मचा सकती, वो हमेशा अशांति ही पैदा करती है जीवन। तो ये दरोगा साहब बन गए थे बिना किसी परीक्षा दिए, बिना कुछ, वो प्रूफ आपके पास है। आप उनके पास पहुंचते हैं कि हमारी ये सिफारिश है, तो ये कहते हैं तुमको बोलना ही नहीं आता, वहां बाहर गेट के सामने खड़े रहो, तुम खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। आप जानते हैं उनकी भाषा क्या होती है, आपको पता ही है। अब इनकी भाषा समझ नहीं आई, मतलब कहने का है कि समझ आई नहीं उस इंसान को जो इनके पास गया था। गलती उससे बस ये हो गई, दरोगा साहब से गलती ये हो गई कि उन्होंने उस इंसान से भिड़ने की जुर्रत कर ली जो पॉलिटी का जानकार इंसान है। और आपको मैं बार बार ये बात समझा चुका हूं कि भारत में चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर गलत नहीं किया है एक पॉलिटी का स्टूडेंट, तो डर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक किताब है, उसके पास एक औजार है, उसके पास रक्षा करने का शस्त्र है जिसका नाम संविधान है। तो अब ये इंसान से गलती ये हो गई दरोगा साहब की कि ऐसे इंसान से लड़ गए जो आईएएस की तैयारी कर चुका था और जिसको पॉलिटी का अच्छा नॉलेज था, अच्छा इंसान था। ठीक, अब वो एक अच्छा इंसान था। अब वो कहता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताता है कि साहब एक दिक्कत ये है कि यहाँ इस राज्य का ये जो आदमी है, ये उसका सबूत रहा, आप देखिए, और इनकी जो नौकरी है वो नौकरी बिना किसी ऑफिशियल के तहत हो गई, ये पता नहीं किस सेटिंग से हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है हाँ ये तो बात सही हुई, ये तो गलती हो गई, चयन आयोग से चयन आयोग ऐसा कैसे कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक रिट दायर करेगा, और उस रिट का नाम होगा अधिकार परीक्षा। मतलब इस रिट का संबंध लोकपद सरकारी के संबंध में कार्यवाही की जाती है। इस रिट के दौरान न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। मतलब कहने का क्या है कि ये विधि सम्मत है ही नहीं। मतलब कहने का है कि इन्होंने कभी कोशिश किया ही नहीं, दरोगा बन गए, दरोगा बन गए पता नहीं कैसे। अब सही से तमीज से बात करना भी इनको नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि तुमको बात करना आए या ना आए, तुम सुधरो या ना सुधरो, चूंकि तुमने विधि सम्मत ये नौकरी नहीं प्राप्त की, इस वजह से अगर तुम अपने आप की इस नौकरी को नहीं साबित कर सकते हो कि तुम्हारी ये नौकरी विधि सम्मत है, तो क्या होगा कि तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये है अधिकार परीक्षा। अब मैं पांचों रेट एक बार फिर से बताता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है कि 24 घंटे के अंदर आप प्रस्तुत करिए बंदी को, अगर वहां पर वो होता है कि उसका जुर्म नहीं पाया जाता, अपराधी नहीं होता, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा हमने क्या समझा? परमादेश, जहां पर किसी भी
सरकारी इंसान मतलब लोक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है। जहां पर वो ये देखता है कि वो विधि के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ ये जारी हो जाता है। जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है परमादेश। दूसरा जो है, या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी हो पाता, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी हो पाता। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिट है जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था का क्या करता है, अगर वो ऐसा केस वो लोग ले लेता है तो उस केस के खिलाफ वहां पर एक वो रिट दायर कर देते हैं कि तुम उस केस को रद्द कर दो, जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आता है। उसके बाद उत्प्रेषण में हमने क्या समझा, अगर वहां पर जॉली लिल्बी टाइप वकील मिल गया और वो केस जीत भी जाता है, न्यायालय ने निर्णय अपना दे दिया है, तो उस न्यायालय के उस निर्णय को पलट देता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आता था। अधिकार परीक्षा में हमने क्या समझा कि सर अगर कोई इंसान बिना किसी ऑफिशियल के या फिर बिना किसी विधि सम्मत नौकरी पा गया है तो उसकी नौकरी ही बर्खास्त कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप अगर विधि सम्मत नहीं है तो आप कैसे सरकारी पद पर हो सकते हैं, यानी सरकारी पद पर नहीं हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिट। ये है हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में 3 ठो और बचा हुआ है अनुच्छेद 33, 34 और 35। ठीक, जिसमें 33 कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था, सशस्त्र बल, आसूचना से संबंधित, वायरलेस से संबंधित है। 34 कुछ नहीं है, सैनिक कानून लागू हो तो मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। और 35 क्या है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। तो ये तीनों थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं तो हमको ये खत्म हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन, कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन पावरफुल है? रिट में कौन पावरफुल है? तो उसका आंसर हाई कोर्ट होगा, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा भी वो रिट को एक्सेप्ट कर सकता, मतलब दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार में ही देता है। तो आर्टिकल 32 हो गया। अब आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि कोई भी मौलिक अधिकार बनाने या उसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है, केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है। 34 क्या बोलता है कि अगर कोई भी सशस्त्र बल, अगर मान लो सैनिक, या फिर ऐसे हम समझ लेते हैं कोई भी मैरिटियल लॉ चल रहा हो, या फिर आप ऐसे समझ लो इसको हिंदी में क्या कहें, क्या इसको क्या कहते हैं, सैनिक कानून लागू हो, मतलब यही कहते हैं इसको। अगर कोई भी सैनिक कानून लागू हो तो सैनिक कानून के लागू होते, बहुत ही अनइंपॉर्टेंट है लेकिन मैं समझा देता हूँ, कोई भी सैनिक कानून लागू हो तो वहां पर आपका फंडामेंटल जो राइट होता है वो उतने समय के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। 33 में यह है कि बहुत सारे लोग का अपना अलग ही उनका बनाया जाता है, जैसे कानून व्यवस्था जैसे हो गया, या फिर सशस्त्र बल हो गया, सशस्त्र बल हो गया, सूचना से संबंधित हो गया, वायरलेस हो गया। इन लोगों के लिए जो होता है मौलिक अधिकार राज्य निर्धारित करता है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो सैनिक है, ठीक है ना। अब इनका मौलिक अधिकार क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे? क्या आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक ही, यानी 12 से 35 तक ही होगा? तो आंसर है कि नहीं, इनका राज्य खुद निर्धारित कर सकता है, ठीक है ना। क्या कानून व्यवस्था है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे कुछ लोग हैं जिनका क्या करता है कि मौलिक अधिकार राज्य खुद तय करता है। ये हो गया आपका मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दे थे उनको हमने बहुत आसानी से समझा। सबरीमाला का मुद्दा है, किसी का मुद्दा, ये तीनों आप एक बार अपने दिमाग में रख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है। एक बार आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 33 में कुछ लोगों की जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार होता है उसको राज्य तय करता है। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है कि कानून, अगर सैनिक कानून लागू होता है तो वहां मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है, उसको संसद को ही मौलिक अधिकार में संशोधनीयता का अधिकार दिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। 10-15 मिनट की बातें और बची, आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। अब हम इस पे सवाल करेंगे। अब पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट में जो इतना बड़ा सा आपका चला, बहुत ज्यादा दिन इसमें भी लग गए, अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप एक बार पूछ लीजिए। अब ठीक, कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ लीजिए एक बार। फिर से एक्सप्लेन करिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट कहाँ पर पावरफुल होता है? रीजन? अच्छा, हिमांशी सिंह रीजन पूछना चाहती हैं, सर को चैलेंज। अच्छा देखिए हिमांशी सिंह, समझ लीजिए भैया, यार मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्या आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप पता नहीं क्यों मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। उससे पता नहीं क्या आपको मिल जाएगा। देखिए हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान से सुन लेना एक बार, ध्यान से, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान से सुनो,
ठीक। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिनकी एज ज्यादा हो वही अच्छा पढ़ा सकते हैं या उन्हीं को नॉलेज अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। ठीक। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि हाई कोर्ट जो होता है ये फंडामेंटल राइट या फिर आपका और भी जितने अन्य मामले हैं उसमें रिट दायर कर सकता है। पांचों रिट, ये जो पांचों रिट आपने समझा, वो पांचों रिट दायर कर सकता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं सिर्फ उन्हें में ही रिट दायर करता है और किसी में रिट दायर नहीं कर सकता। मतलब हमने क्या समझा कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट यहाँ पे जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दायर नहीं, मतलब जारी कर सकता है, बार बार दायर निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मौलिक अधिकार में ही अपने 5 रिट जारी कर सकता है, इससे ज्यादा और किसी मामले में रिट जायर मतलब जारी नहीं करता है। दैट्स वाई कि यहाँ पर हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है और सुप्रीम कोर्ट कम पावरफुल है। हिमांशी सिंह बताओ समझ में आया कि नहीं? सर चैलेंज नहीं किया मैंने, बस सुन नहीं पाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन बड़ा होता है? अरे भैया, मैंने ये कहाँ कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़ा कौन होता है? मैं कह रहा हूँ रिट का अधिकार किसके पास ज्यादा होता है। तो रिट का अधिकार जो ज्यादा होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता है। मैं कही नहीं रहा हूँ कि हाई कोर्ट बड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों में ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा के मुद्दों में भी वो जारी कर सकता है, ये मैंने कहा। अभी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में कोई समस्या है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में कोई समस्या है तो पूछिए, रिकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक में अगर आपको कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए। पूरे इंडियन पॉलिटी में इवन दो कि